वक्त का पहिया चलता रहता है। ये किसी के लिए नहीं रुकता। अच्छा बुरा वक्त जैसा भी हो बीत जाता है। इसी तरह इनकी जिंदगी में भी वो दिन आ गया जब इन चारों ने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के नाम करने का फैसला कर लिया। आज निखिल, माया और आर्यन नादिया की शादी वाला दिन था। माया दुल्हन बनकर इतनी प्यारी लग रही थी कि रागनी जी ने उसकी नजर उतारते हुए उसे गले से लगा लिया। माया की खुशी ने उसके चेहरे पर एक अलग सा नूर ही ला दिया था। आर्यन को दूल्हे के लिबास में देखकर रागनी जी की आंखें भर आईं। भले ही आर्यन उन्हें अपनी मां नहीं मानता था, पर उन्होंने हमेशा दिल से आर्यन को अपना बेटा ही माना था। उन्होंने आगे बढ़कर आर्यन को भी गले लगा लिया। हालांकि आर्यन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो कुछ ऐसा करेंगी, पर आज उसने विरोध नहीं किया, क्योंकि वो इस खुशी के माहौल में कोई कड़वाहट नहीं लाना चाहता था। दूसरी तरफ आद्या एक बार फिर से दुल्हन बनकर तैयार हो गई थी। उसके चेहरे पर खुशी से ज्यादा डर झलक रहा था। पिछली बार जो हुआ वो चाहकर भी भुला नहीं पा रही थी। इस दिन का हर एक लम्हे की याद बार बार उसके सीने को छन्नी कर रही थी। उसने अपने परिवार वालों के लिए शादी के लिए हाथों कर दी, पर अब उसे डर था कि वो ये शादी अच्छे से निभा पाएगी। निखिल तैयार होने के साथ साथ अपने मन को भी शादी के लिए तैयार कर रहा था। एक ऐसी शादी जिसमें उसका वजूद ही धुंधला हो जाएगा। क्या माया सही मायने में उसकी हमसफर बन जाएगी, या वो माया का अर्जुन बनकर रह जाएगा। दुल्हन बनकर माया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसे तो ऐसे लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ रही हो। इन बीते दिनों में एक बार भी उस पर स्ट्रेस हावी नहीं हुआ, और ना ही उसकी तबीयत बिगड़ी। उसे तो बेसब्री से उस लम्हे का इंतजार था जब वो हमेशा हमेशा के लिए अपने अर्जुन की हो जाएगी। आर्यन ने अलमारी में से एक औरत की तस्वीर निकाली और प्यार से उस तस्वीर को छुआ। ऐसा करते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। उसने इस तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया और बोला, माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस शादी को मैं पूरे दिल से निभा सकूं। शादी मेरे लिए एक ऐसा वादा है जिसे हम उम्र भर निभाते हैं। भले ही मैंने एक अनजान लड़की से यूं अचानक शादी कभी नहीं चाही थी, क्योंकि शादी मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे खास फैसला है। पर जब ये शादी हो रही है तो मैं वादा करता हूँ आपसे, अपने आप से, कि मैं इस शादी का हर एक वादा निभाऊंगा। आद्या अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखते हुए निखिल के पास पहुंची। उसके इकलौते भाई की शादी थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी। अपने भाई की शादी को लेकर उसने ना जाने कितने अरमान संजोए हुए थे। आज अपनी जहनी हालत को ऊपर रखकर वो उन अरमानों को फीका नहीं करना चाहती थी। बहुत प्यारे लग रहे हो, आद्या ने निखिल के कान के पीछे अपनी आंख से काजल लेकर लगाते हुए कहा। पर तुमसे कम। यार तुम लड़कियां इतना मेकअप थोपती हो ना कि हम लड़कों को पीछे छोड़ देती हो। निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आद्या ने उसे चपत लगाते हुए कहा, बकवास मत करो। आज तो तुम सबको पीछे छोड़ने वाले हो। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। आद्या उसके सीने से लग गई। एंड आई एम आल्सो हैप्पी फॉर यू। निखिल ने उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लिया और सोचने लगा, जिन लोगों ने तुम पर इतने भद्दे इल्जाम लगाए थे, आज के बाद तुम पर कोई उंगली उठाना तो क्या, वो तुम्हारी तरफ देखने से पहले 100 बार सोचेगा। और क्योंकि मैं आर्यन की बहन से शादी कर रहा हूँ, तो वो मेरी बहन के साथ कभी कोई भी जाति करने का सोचेगा भी नहीं। तुम मेरी जान हो, और अपनी जान की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपने दोनों बच्चों की नजर उतारते हुए वीना जी की आंखें भर आईं। वो तो बार बार अपने रब का शुक्रिया अदा कर रही थी कि रब ने उनके घर में खुशियों की बरकत बख्शी। निखिल की फोन की स्क्रीन पर माया का नाम फ्लैश हो रहा था। आई लव यू अर्जुन। आई मिस यू ए लॉट। इत्तेफाक से फोन आद्या के हाथ में था। मैसेज देखकर वो कुछ समझ ही नहीं पाई। ये अर्जुन कौन है निखिल? आद्या ने निखिल का हाथ पकड़ते हुए पूछा। तो निखिल एकदम से घबरा गया। आद्या ने उसके चेहरे की घबराहट को साफ साफ पढ़ा था। कौन अर्जुन? क्या कह रही हो आदू? निखिल ने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा। माया ने मैसेज भेजा है, आई लव यू अर्जुन। अब तू मुझे बताएगा कि अर्जुन कौन है? आद्या ने फोन उसके सामने करते हुए उसके चेहरे पर नजर जमाते हुए पूछा। अरे नर्वस हो रही होगी, गलती से टाइप हो गया होगा। नॉट ए बिग डील। निखिल ने उसे टालते हुए कहा। ऐसी बात है तो फोन का लॉक खोल, मुझे माया और तेरी चैट देखनी है। आद्या ने मजबूत लहजे में कहा। पागल हो गई है तू? 1000 पर्सनल बातें होती हैं। छोड़ ना यार,
छोटी सी बात को क्यों खींच रही है? निखिल ने उसके हाथ से फोन लेते हुए अपनी पॉकेट में डाल लिया। आद्या को उसके बिहेवियर पर बहुत हैरानी हुई और अगले ही पल उसने निखिल का हाथ पकड़ते हुए अपने सिर पर रख लिया और बोली, अब बता, तू जो भी कह रहा है सब सच है? अर्जुन कौन है? आद्या, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो? निखिल ने कहा। निखिल के उसे आद्या बुलाने पर उसका शक यकीन में बदल गया कि कुछ तो गलत है, क्योंकि वो उसे कभी आद्या कहकर नहीं बुलाता था। इतना तो मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ कि तुम कब सच बोलते हो और कब झूठ। और आज मुझे सच जानना है निखिल। आद्या ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा। निखिल को एहसास हो चुका था कि आद्या से सच छिपाना बेकार है, इसलिए उसने आद्या को सच बता दिया। सिवाय इस बात के कि उसने आर्यन के आगे उससे शादी कर लेने की शर्त रखी है। उसकी बात सुनकर आद्या दम से बिस्तर पर बैठ गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए और अगले ही पल उसके जहन में एक स्पार्क हुआ और उसने अपने आंसू पोंछते हुए जल्दी से निखिल के सामने आते हुए पूछा, और आर्यन से मेरी शादी? उसका क्या सच है निखिल? क्या सच? आर्यन तुम्हें पसंद करता है? निखिल ने उसके कंधे को थामते हुए कहा। तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ? आर्यन जैसे सुपर मॉडल को मुझ जैसी लड़की ही क्यों पसंद आई? सब समझ रही हूँ मैं निखिल। तुम एक लड़की से समझौते से शादी करने के लिए तैयार होते हो और तभी उसके भाई को मैं पसंद आ जाती हूँ। ओ निखिल, मैं इतनी बेवकूफ कैसे बन गई? ये कहते हुए वो रोते हुए फर्श पर बैठ गई। निखिल के मुंह से माया का सच सुनकर आद्या को अब सब कुछ समझ आ रहा था। एक ऐसी शादी जिसके लिए उसका भाई अपनी पूरी लाइफ, इवन कि अपने वजूद का सेक्रीफाइस करने को तैयार था, वो कैसे कर सकती थी? उसने अपने आंसू पोंछे और मजबूत लहजे में कहा, मैं ये शादी नहीं करूंगी निखिल। आदू, पागल हो गई हो तुम? वो लोग घर से शादी की बहनों के लिए निकल चुके हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। शादी का मंडप सज चुका है और अब तुम कह रही हो कि तुम ये शादी नहीं करोगी? निखिल ने उसे कंधे से पकड़ते हुए प्यार से समझाने की कोशिश की। आद्या ने उसके हाथों को अपने कंधे से झटकते हुए कहा, इसे तुम शादी कह रहे हो? शादी नहीं है, ये एक डील है जिसमें मेरे भाई की उम्र भर की खुशियां दांव पर लग रही हैं। मुझे ऐसी शर्तों पर अपनी शादी नहीं करनी। मुझे ये बात कभी चैन से रहने नहीं देगी कि मेरी शादी करवाने के लिए मेरे भाई ने अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है आदू। मैं तो पहले से ही माया की मदद करने के लिए तैयार हो चुका था। तुम्हारी शादी का ख्याल तो मेरे जहन में बाद में आया। निखिल ने उसे प्यार से कहा। मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना। मैं ये शादी नहीं करूंगी और निखिल, तुम भी ये शादी नहीं करोगे। मैं तुम्हें ये शादी करने ही नहीं दूंगी। आद्या ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। पर मैं माया से शादी करूंगा। एक लड़की जिसे कई सपने दिखाकर शादी के मंडप तक पहुंचाकर मैं बीच रास्ते नहीं छोड़ सकता। इस वक्त मेरे इनकार से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। जो कुछ मेरी बहन ने सहा है उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? एक लड़की और उसकी फैमिली को इतना बड़ा दुख मैं कभी नहीं दूंगा। मैं ये शादी डेफिनेटली करूंगा। निखिल ने भी अपना फैसला सुनाते हुए कहा। निखिल, तू पागल हो गया है? आद्या ने रोते हुए चिल्लाकर कहा। मुझे इसमें कोई पागलपन नहीं लगता। मुझे ये शादी करनी है तो बस करनी है। निखिल ने अपना इरादा आद्या के सामने जता दिया। ठीक है, ये तेरी जिंदगी है ना। मैं माँ को सब सच बता दूंगी, फिर देखती हूँ ये शादी कैसे होगी। ये कहकर आद्या ने बाहर की तरफ कदम बढ़ा लिए। ठीक है, जा आदू, सब सच बता दे। पिछली बार तो मुश्किल से उनकी जान बच गई थी, पर इतना बड़ा सदमा लगने के बाद नहीं बच पाएंगी। निखिल की गहरी आवाज पर उसके कदम रुक गए। सच ही तो था। डॉक्टर ने बीना जी को स्टेज से दूर रखने के लिए कहा था और ये बात तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर माँ को कुछ हो गया तो? ये सोच कर ही उसकी रूह कांप उठी और वो वापस मुड़कर बिस्तर पर लाचार सी दम से बैठ गई और उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आदू, प्लीज रो मत। जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। हमारा रिश्ता सिर्फ उसी से जुड़ता है जिसका नाम हमारे हाथों की लकीरों में लिखा होता है। किस्मत में लिखा कोई नहीं बदल सकता और ये शादी हमारी किस्मत है। निखिल ने उसके आंसू पोंछते हुए उसके दोनों हाथों को कसकर थामते हुए कहा। तुम दोनों भाई बहन की बातें खत्म होंगी या नहीं? बीना जी ने अंदर आते ही कहा। दोनों भाई बहन ने जल्दी से खुद को संभाल लिया। बोलू, तूने रुला दिया ना मेरी बच्ची को।
वीना जी ने आद्या के चेहरे को देखते हुए निखिल को प्यार से डांटते हुए कहा, अरे माँ, मैं कहाँ रुला रहा हूँ, रुला तो ये मुझे रही है। ये कहते हुए निखिल उनके गले लग गया। वीना जी ने आद्या को भी पास बुलाते हुए कसकर गले लगा लिया और बोली, आज मैं अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत खुश हूँ। अब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। कुछ ही देर में दोनों जोड़े शादी के मंडप में मौजूद थे और बाकी सभी के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। माया की गहरी मुस्कुराहट उसकी खुशी साफ जाहिर कर रही थी। वेन्यू में आने से लेकर मंडप में बैठने तक आर्यन ने कई बार आद्या की तरफ नजर उठाकर देखा, पर आद्या ने अपनी पलकों को झुकाए रखा। एक बार फिर उसने अपने परिवार की खातिर खुद को इस समझौते के लिए तैयार कर लिया था, पर उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उसकी वजह से उसके भाई ने अपनी जिंदगी के लिए कितना मुश्किल फैसला ले लिया है, जिसका अंजाम भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। जहां आद्या को आर्यन की तरफ से यह शादी एक समझौता लग रही थी, वहीं आर्यन ने पूरे मन से ये शादी का फैसला कर लिया था और पूरे तन मन से इस शादी की रस्मों में शामिल हो रहा था, जबकि आद्या एक मशीन की तरह सब रस्में निभाती जा रही थी। पवित्र अग्नि के चारों तरफ फेरे लेते हुए निखिल, माया और आर्यन आद्या एक पवित्र मजबूत बंधन में बन चुके थे। इस मौके पर बीना जी और रागनी जी दोनों की आंखें खुशी से भीग गईं। निखिल और माया ने आगे बढ़कर पहले बीना जी और फिर रागनी जी से आशीर्वाद लिया। इसी तरह आर्यन और आद्या ने पहले बीना जी से आशीर्वाद लिया और फिर जब रागनी जी की तरफ आद्या ने कदम बढ़ाए तो आर्यन के कदम रुक से गए, जिसे देखकर रागनी जी की आंखें नम हो गईं। पर अगले ही पल वो आद्या के साथ उनके आगे झुककर आशीर्वाद लेने के लिए मौजूद था, जिसे देखकर रागनी जी की आंखों का पानी मिनटों में हवा हो गया और उन्होंने खुशी से दोनों को गले लगा लिया। आर्यन, आद्या और निखिल, माया एक दूसरे के हम सफर बन चुके थे। मीडिया को इस शादी से दूर ही रखा गया था। वैसे भी आज तक आर्यन अपनी फैमिली को मीडिया में कभी नहीं लाया, क्योंकि रागनी जी शुरू से ही मीडिया से दूर रहना पसंद करती थी और माया तो अपनी और अर्जुन की दुनिया से बाहर निकली ही नहीं। बीना जी ने दरवाजे के एक तरफ अपने हाथों से उनके स्वागत में एक खूबसूरत रंगोली बनाई हुई थी। निखिल और माया जब दरवाजे पर पहुंचे तो माया, जो सुबह से इस हैवी से लहंगे में उलझी हुई थी, उस लहंगे को संभालते हुए उसका पांव उस रंगोली में जा पड़ा और सारी रंगोली खराब हो गई। सॉरी आंटी, वो गलती से। माया ने अफसोस से पलकें झपकाते हुए बीना जी से कहा। बीना जी को थोड़ा बुरा तो लगा। उनकी इतनी मेहनत को इस लड़की ने एक झटके से जाया कर दिया था, पर इस बात को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए उन दोनों की आरती उतारते हुए उन्हें अंदर आने को कहा। माया ने अपने पैर से चावल का कलश गिराते हुए कुमकुम में अपने दोनों पैर रख गृह प्रवेश किया। उसके बाद निखिल ने आंखों के इशारे से उसे बीना जी के पांव छूने के लिए कहा, पर माया उसका मतलब नहीं समझ सकी और बदले में आईब्रो उचकाते हुए उसकी तरफ उस बात का मतलब पूछने लगी। निखिल ने उसके कान में माँ के पैर छूने के लिए कहा तो माया ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह सॉरी सॉरी। फिर वो बीना जी से आशीर्वाद लेने के लिए उनके आगे झुक गई। लेकिन अब तक ये सारा वाकया बीना जी ने अपनी पारखी नजरों से नोटिस कर लिया था। घर में कुछ ज्यादा मेहमान नहीं थे, बस बीना जी के मायके से कुछ खास लोग शादी के बाद उनके यहाँ रुके थे। मैं ये ड्रेस चेंज कर लूं? ये बहुत हैवी है, मुझे तो सांस भी नहीं आ रही, माया ने निखिल से पूछा। तो उसके जवाब देने से पहले बीना जी ने कहा, नहीं, अभी कुछ रस्में बाकी हैं, उसके बाद चेंज कर लेना। यह सुनकर वो मायूसी हो गई। बीना जी ने माया को मंदिर में भगवान के आगे दिया जलाने को कहा तो वो कंफ्यूज होकर निखिल की तरफ देखने लगी। उसे यह सब कहाँ आता था। निखिल ने उसकी मदद की तो उसने भगवान के आगे दिया जला दिया। उसके बाद सभी ने हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद की तो माया ने सभी को देखते हुए हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। कुछ ही पलों बाद उसने जरा सी आंख खोलकर देखा तो सब ज्यों के त्यों ही खड़े थे। उसने निखिल के पेट में कोनी मारते हुए धीरे से कहा, ये आंखें बंद करके बोलना क्या है? सी, कुछ मत कहो, बस चुपचाप खड़ी रहो। निखिल ने उसे आंखें दिखाते हुए धीरे से कहा तो माया फिर से आंखें बंद कर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सभी प्रार्थना करने के बाद वहां से जाने को हुए तो उन्होंने देखा कि माया अभी भी वहीं वैसे खड़ी है। तो बीना जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चले, चलना है? ठीक है, चलते हैं। उनके कहने पर माया ने मुस्कुराते हुए कहा,
और वहां से चल दी, जिस पर निखिल ने गहरी सांस लेते हुए अपना सिर झटक दिया। अंगूठी खेलने वाली रस्म करते वक्त उन दोनों को बीचों बीच बिठाकर वो सभी उनके इर्द गिर्द बैठ गए। वीना जी ने माया को रस्म समझाई तो माया इस रस्म को करने के लिए बच्चों की तरह एक्साइटेड हो गई। अंगूठी ढूंढते हुए माया ने सबकी नजरों से बचते हुए निखिल का हाथ पकड़ लिया। निखिल ने उसकी तरफ हैरानी से देखा तो माया ने उसे देखकर अपनी एक आंख बिंग करते हुए मुस्कुरा दी। निखिल उसकी इस हरकत पर सकपका गया और उसने घबराते हुए आसपास देखा, पर शायद किसी ने माया की इस हरकत को नोटिस नहीं किया था, जिससे निखिल ने राहत की सांस ली। इन सारी रस्मों ने माया को पूरी तरह थका दिया था। सबसे ज्यादा उलझन उसे अपनी इतनी हैवी ड्रेस और ज्वेलरी से हो रही थी। फाइनली सब रस्मों के बाद जब उसे निखिल के रूम में पहुंचाया गया तो उसने राहत की सांस ली। अक्सर ऐसा होता है, जब एक दूल्हा अपने कमरे में अपनी दुल्हन के पास पहुंचता है तो दुल्हन शर्माई घबराई सी घूंघट में चेहरा छिपाए अपने दूल्हे का इंतजार कर रही होती है। पर यहाँ का मंजर तो कुछ और ही था। जब निखिल अपने रूम में पहुंचा तो माया को देखता ही रह गया। आर्यन और आद्या जब घर पहुंचे तो उन दोनों पर फूलों की बरसात हो गई। रागनी जी ने उन दोनों का आरती से स्वागत किया और उसके बाद घर के अंदर जाने से पहले आर्यन ने आद्या का हाथ थाम लिया, जिससे आद्या का दिल जोरों से धड़क उठा। आद्या ने चावल का कलश गिराते हुए अपने कुमकुम वाले पैरों की छाप छोड़ते हुए उनके घर में अपने कदम रखे। अभी भी आर्यन ने उसका हाथ वैसे ही थामा हुआ था। आद्या और आर्यन आगे कदम बढ़ाने लगे तो रागनी जी एकदम से बोल उठी, ठहरो। उनके ऐसा कहने पर उन दोनों की हैरानी भरी निगाहें रागनी जी की तरफ उठ गईं। तुम दोनों ऐसे मुझे मत देखो। वो एक्चुअली क्या है ना, हमारे घर में जब नई दुल्हन कदम रखती है तो दूल्हा अपनी दुल्हन को अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर लाता है। तो बस आर्यन बेटा, तुम्हें भी यही करना है। रागनी जी ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। अगले ही पल आर्यन ने आद्या को अपनी बाहों में उठा लिया। उसके ऐसा करने पर आद्या के पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई। उसके हाथ खुद ब खुद आर्यन की गर्दन पर कस गए और उसकी धड़कनें बेतासा बढ़ गईं। उसने अपनी घनी पलकों को ऊपर उठाते हुए आर्यन की तरफ देखा तो आर्यन के होंठ पर प्यारी सी मुस्कुराहट फैल गई। उसकी मुस्कुराहट को देखकर आद्या की पलकें फिर से झुक गईं और उसका चेहरा हया से लाल हो गया। शायद यह उनके बीच जुड़े रिश्ते का असर था। आर्यन ने उसे घर के अंदर लाते हुए आराम से हॉल में रखे सोफे पर बिठा दिया। आद्या अपनी बेतरतीब सांसों को संभालते हुए रागनी जी से आशीर्वाद लेने लगी तो रागनी जी ने उसे गले से लगाते हुए उसके माथे को चूम लिया। उनका स्नेह भरा स्पर्श आद्या के दिल को बहुत अच्छा लगा, जिससे उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। आद्या ने आसपास मौजूद सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। सभी ने उसकी समझदारी और खूबसूरती की काफी तारीफें की, जिससे रागनी जी का मन खुशी से भर उठा। अंगूठी ढूंढने की रस्म खेलते वक्त एक बार फिर आद्या का हाथ आर्यन के हाथों में उलझा तो उसका दिल धड़क उठा। आर्यन ने अपने हाथ लगी अंगूठी जानबूझकर आद्या के लिए वहीं छोड़ दी। जब आद्या ने अंगूठी बाहर निकाली तो सभी ने जोरदार तालियां बजा दी। तभी एक आवाज उभरी, लो जी, तय हो गया, हमारे आर्यन पर तो अब बहू का हुक्म चलेगा। ये तो अच्छी बात है ना, मेरी बहू मेरे बेटे को अच्छी तरह से संभाल लेगी। रागनी जी ने कहा तो सभी मुस्कुरा दिए। आद्या की झुकी नजरें अनायास ही आर्यन की तरफ उठ गईं। उसे अपनी तरफ देख आर्यन के होठों पर स्माइल आ गई और आद्या ने झेपते हुए फिर से नजरें झुका लीं। रात के डिनर में उसके लिए ना जाने कितने तरह के पकवान परोसे गए थे, जिन्हें देख कर ही आद्या का मन भर गया। सभी के कहने पर भी वो मुश्किल से थोड़ा सा खाना खा पाई। रात को जब उसे आर्यन के कमरे में पहुंचाया गया तो घबराहट ने उसके दिल दिमाग को कैद कर लिया। उसने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो पाया कि उस कमरे को अच्छा खासा डेकोरेट किया गया था। पूरे रूम को अरोमा कैंडल्स और फूलों से सजाया गया था। रूम के दोनों तरफ रखे बड़े बाउल को भी फ्लोटिंग कैंडल्स और गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया था। पूरे रूम में कैंडल्स की हल्की हल्की रोशनी और फूलों की भीनी भीनी महक ने पूरे माहौल को रूमानी सा बना दिया था। और सबसे ज्यादा बेड के बिल्कुल सामने आर्यन की मुस्कुराती हुई बड़ी सी तस्वीर, जिसे देखकर यूं लगता था जैसे वो सामने खड़ा मुस्कुरा रहा हो। ये सब देखकर आद्या के दिल की धड़कनें शोर करने लगी थी। आर्यन ने जब रूम में कदम रखा तो आद्या बहुत नर्वस हो गई। वो अपनी जगह पर सिमट सी गई थी।
आर्यन जब उसके पास आकर बैठा तो उसकी सांसों की रफ्तार बेतहाशा बढ़ गई। आर्यन खामोशी से उसे निहार रहा था। आद्या उसकी नजरों की तपिश महसूस कर रही थी, पर फिर भी नजर उठाकर देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी, इसलिए वो पलके झुकाए बैठी रही। ये आपकी मुंह दिखाई। आर्यन ने उसकी तरफ एक गिफ्ट बढ़ाते हुए कहा। थैंक यू। आद्या ने वो गिफ्ट थामते हुए धीमी आवाज में कहा। आप खोलकर नहीं देखेंगी कि गिफ्ट कैसा है? आर्यन ने कहा तो आद्या ने उस गिफ्ट को खोलना शुरू कर दिया। उसके हाथों की कंपन उसकी नर्वसनेस को साफ जाहिर कर रही थी, जिसे आर्यन ने साफ तौर पर महसूस किया। इट्स सो ब्यूटीफुल। आद्या ने उस गिफ्ट में से निकले डायमंड नेकलेस को देखकर अटकते हुए कहा। आर यू ओके आद्या? मैं आपको सुबह से नोटिस कर रहा हूँ। आप सुबह से बिल्कुल खामोश हैं और आपने ठीक से कुछ खाया भी नहीं। आई मीन, शादी वाले दिन नर्वस तो सभी होते हैं, मैं भी हूँ। बट आप कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज्ड लग रही हो। आपके माइंड में जो भी है आप साफ साफ बता सकती हो। अगर आप कुछ कहोगी नहीं तो मैं कैसे समझ पाऊंगा? आर्यन ने बहुत ही नरम लहजे में आद्या से कहा। वो ये सब इतनी जल्दी में हुआ, इसलिए मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। आद्या ने अपनी उलझन आर्यन के सामने रखी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम तो एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं, एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे को थोड़ा वक्त देते हैं। लेकिन आद्या, आप प्लीज रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिए। आर्यन ने कहा तो आद्या को काफी हल्का सा महसूस होने लगा। आप चेंज कर लीजिए। इन हैवी कपड़ों और ज्वेलरी में आप अनईजी फील कर रही होंगी। लेकिन मेरा बैग कहाँ है? आद्या ने पूछा। बैग तो मुझे नहीं पता, बट कवर्ड में आपके लिए कपड़े रखवाए हुए हैं। आपको जो सही लगे पहन लीजिए। आर्यन के कहने पर आद्या कवर्ड से एक नाइट सूट लेते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गई। आद्या जब चेंज करके आई तो वाकई वो बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। अब तक आर्यन भी चेंज करके बिस्तर पर तकिया का सहारा लिए बैठ चुका था। आद्या एक बार फिर कंफ्यूज हो गई कि वो आर्यन के साथ बेड कैसे शेयर करे। क्या हुआ? उसे उलझन में देखकर इस बार भी आर्यन ने बात शुरू करते हुए कहा। वो मैं कहा, आई मीन, आद्या ने रुकते हुए कहा। आर्यन ने उसकी बात समझते हुए माहौल को थोड़ा हल्के करते हुए कहा। आद्या, आप इतनी मोटी तो नहीं हो जो इतने बड़े बेड पर ना आ सको। आर्यन की इस बात पर आद्या की नजरें एकदम से आर्यन की तरफ उठ गईं। तो आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, आई एम जस्ट जोकिंग आद्या। उसके ऐसा कहने पर आद्या उसके सामने पहली मुस्कान दी। आद्या, यू कैन ट्रस्ट मी। आपकी मर्जी के बिना कभी कुछ नहीं होगा। आर्यन उसे देखते हुए कहा तो उसके कई लफ्ज आद्या को दिल को छू गए। निखिल जब कमरे में दाखिल हुआ तो वहां का नजारा देख हैरान रह गया। माया उसके सामने नी लेंथ स्टेप्स वाली छोटी सी फ्रॉक में मौजूद थी। माया, ये सब? उसके मुंह से बरबस निकला। अर्जुन, मुझे उन कपड़ों में सांस ही नहीं आ रही थी। तुम तो जानते ही हो मुझे ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं है, इसलिए मैंने रूम में आते ही सबसे पहले चेंज किया। कैसी है मेरी ड्रेस? माया ने गोल घूमकर उसे ड्रेस दिखाते हुए कहा। माइंड ब्लोइंग। निखिल ने उसका मन रखने के लिए बड़ी सी फेक स्माइल के साथ कहा और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि माँ या किसी और रिश्तेदार ने माया का ये अवतार देख लिया तो स्यापा पड़ जाना था। आई एम सो हैप्पी टुडे। अब मेरा अर्जुन हमेशा के लिए मेरा और मैं अपने अर्जुन की। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। आई लव यू अर्जुन। माया ने निखिल के गले में बाहें डालकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आई लव यू टू। निखिल ने उसके कमर में हाथ डालते हुए कहा, लेकिन ये झूठ कहते हुए वो उससे नजरें नहीं मिला पाया। मेरा वेडिंग गिफ्ट? माया ने उसकी तरफ अपनी हथेली बढ़ाते हुए कहा। कैसा गिफ्ट? निखिल ने नासमझी में कहा। वो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, मुंह दिखाई। माया ने एक्साइटेड होकर कहा। जो मुंह इतनी बार देख लिया उसकी कैसी मुंह दिखाई? निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो माया ने मुस्कुराकर उसके करीब आकर कहा, नॉटी, आजकल बहुत मजाक सूझते हैं तुम्हें। सचमुच मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए? ये कहते हुए उसने एक बार फिर अपनी बाहों का घेरा उसके गले में डाल दिया। लाया हूं ना, तुम्हारा गिफ्ट मैं कैसे भूल सकता हूँ? निखिल ने तुरंत उसकी बाहों से खुद को आजाद करते हुए कहा और कबर्ड की तरफ बढ़ गया। ये तुम्हारा गिफ्ट। निखिल ने उसकी तरफ हार्ट शेप पेंडेंट बढ़ा दिया। वाह! माया ने खुशी से उसे थामते हुए होठों से लगा लिया और कहा, इतने प्यार से लाए हो तो पहना भी दो।
निखिल ने उसकी गर्दन से बालों को हटाते हुए उसके गले में वो पेंडेंट पहनाया तो माया पलटकर उसके सीने से लग गई। माया ने निखिल पर अपनी बेताबियां, अपना इंतजार, अपनी कसक, अपनी तड़प, सब कुछ अपनी मोहब्बत के रूप में बरसाकर जाहिर कर दिया। और निखिल ना चाहते हुए भी उसका साथ देता रहा, क्योंकि यह सब कुछ उसने खुद ही तो एक्सेप्ट किया था। अब वो उससे पीछे कैसे हट सकता था। रात अपने तीसरे पैर में पहुंच चुकी थी। माया निखिल की बाहों में सुकून से सो चुकी थी, पर निखिल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे बेचैनियों ने घेरा हुआ था। अचानक उसे अपने कमरे में ही घुटन महसूस होने लगी। उसने माया को धीरे से अपनी बाहों से अलग करते हुए कमरे से बाहर निकल आया। शादी, कितने अरमान होते हैं इस दिन के, पर मेरी शादी जिसमें मैं होते हुए भी नहीं हूँ। मेरी हमसफर जो आज पूरी तरह मेरी हो गई, लेकिन फिर भी मेरी नहीं हुई। इस रिश्ते में निखिल कहाँ है। निखिल तो जीते जी मर गया। यह सब इतना आसान भी नहीं है जितना सोचा था। यह सोचते हुए निखिल की आंखें भर आईं। सोते सोते अचानक ही माया की नींद खुल गई। उसने अधखुली आंखों से बिस्तर पर अर्जुन के लिए हाथ बढ़ाया तो बिस्तर खाली देखकर उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। उसने जल्दी से उठकर अर्जुन को इधर उधर देखा। उसे अर्जुन कमरे में कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने बाथरूम चेक किया, उसमें भी अर्जुन को ना पाकर वो बेचैन हो उठी। अगले ही पल अर्जुन के दूर जाने का, उसे खो देने का ख्याल उसकी सोच पर हावी हो गया और वो पैनिक हो उठी। कुछ ही पलों में उसकी सांसें उखड़ने लगीं और वो अर्जुन की तलाश में जल्दी से रूम से बाहर निकलने लगी तो वहां टेबल पर रखा पानी का जग उसके हाथ से नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। निखिल के कानों में यह आवाज पहुंची तो वो जल्दी से कमरे की तरफ लपका। जब उसने दरवाजा खोला तो माया उसे देखकर बिखरे हुए कांच की परवाह किए बगैर उस पर पैर रखते हुए उसकी तरफ भागकर गई और उसके गले लग गई। अर्जुन, तुम कहाँ चले गए? मुझे लगा कि तुम फिर से मुझसे दूर चले गए। माया ने बेताबी से उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए कहा। इस वक्त माया का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। निखिल ने उसे संभालते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहने लगा, मैं तुमसे दूर जा ही नहीं सकता। माया, मैं यहाँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास हूँ। निखिल के प्यार भरे आगोश के चंद लम्हों में माया की उखड़ती सांसें काबू में आने लगीं। ये तो अच्छा हुआ कि इस वक्त दिन भर शादी की भाग दौड़ की वजह से सभी थकान से टूटकर गहरी नींद में सो रहे थे, नहीं तो माया की हालत सभी के सामने आ जाती। निखिल की नज़र अचानक फर्श पर पड़ी तो वहां खून देखकर निखिल घबरा गया, जो कि माया के पैर के तलवे से कांच लगने की वजह से बह रहा था। पर माया इससे बेपरवाह निखिल की बाहों में सिमटी जा रही थी। निखिल ने फिक्रमंद होकर जल्दी से माया को अपनी बाहों में उठाते हुए बिस्तर पर बिठा दिया। निखिल ने उसके पैर से कांच के टुकड़े को निकाला तो माया की आह निकल गई। उसने माया के पैर को बैंडेज किया और माया के आंसुओं को पोंछ डाला। निखिल माया को सुलाने की कोशिश कर रहा था। माया ने उसका हाथ मजबूती से थामा हुआ था, जैसे अभी भी उसे खो देने का डर उसके मन में था। निखिल माया की मोहब्बत पर हैरान हुए जा रहा था कि वो कितनी शिद्दत से अपने अर्जुन को चाहती थी। निखिल जब बाथरूम में से निकला तो उसने देखा माया अभी भी दुनिया से बेखबर गहरी नींद में थी। माया, गुड मॉर्निंग, कम ऑन, वेकअप। निखिल ने माया के बालों को सहलाते हुए कहा तो माया ने अपनी आंखें खोली। अपने सामने अपने अर्जुन का चेहरा देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने अपनी बाहें उसके गले में डालते हुए प्यार से कहा, वेरी गुड मॉर्निंग माई लव। जल्दी से फ्रेश हो जाओ, माँ और बाकी रिश्तेदार अपनी नई बहू का इंतजार कर रहे होंगे। निखिल ने प्यार से कहा तो माया फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गई। तभी उसका दरवाजा नॉक हुआ। निखिल ने दरवाजा खोला तो सामने बीना जी खड़ी थी। निखिल ने उनके पैर छूकर मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माँ। बीना जी ने निखिल को प्यार से गले लगा लिया और कहा, गुड मॉर्निंग बेटा, बहू कहाँ है? वो बाथरूम में है, निखिल ने बताया। तो बीना जी ने एक प्यारी सी साड़ी और कुछ गहने निखिल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बहू से कहना ये पहनकर तैयार हो जाए, और हाँ, थोड़ी जल्दी करना। भैया भाभी को बस थोड़ी देर में वापसी के लिए निकलना है, इसलिए वो बहू के साथ कुछ वक्त बिताना चाह रहे थे। जी माँ, डोंट वरी, माया बस जल्दी से तैयार होकर आ जाएगी। निखिल की बात पर बीना जी निश्चिंत होकर वहां से चली गईं। माया, तुम्हें साड़ी पहनकर फटाफट से तैयार होकर बाहर आ जाओ, निखिल ने माया से कहा और हाथ में
बज रहे फोन को अटेंड करने के लिए कमरे से बाहर की तरफ चला गया। साड़ी, अरे ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, इसे पहनते कैसे हैं? माया ने उस साड़ी को उलट पुलट कर देखते हुए कहा। निखिल फोन पर बात करके कुछ मिनटों के बाद वापस कमरे में आया तो माया को ज्यों का त्यों खड़े देखकर बोला, माया यार क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें जल्दी से रेडी होने को कहा था। सभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम अभी सोच ही रही हो। सोच नहीं रही, समझ रही हूँ, माया ने मायूसी से जवाब दिया। तो निखिल एकदम से बोल उठा, मतलब? मतलब ये कि साड़ी वगैरह मुझे पहननी नहीं आती। माया ने उसकी तरफ देखते हुए अफसोस से कहा। ओ माय गॉड, ये कहते हुए निखिल ने एक ठंडी सांस भरी और बोला, चलो मैं हेल्प करता हूँ, क्योंकि बीना जी तो पहले ही रिश्तेदारों में उलझी हुई थी। माया का माया जाल क्या क्या करवाएगा तुझसे निखिल। निखिल उसको साड़ी पहनाते हुए मन ही मन में सोच रहा था, जबकि माया उसे प्यार से निहारे जा रही थी। बस हो गया, अब जल्दी से बाहर आ जाना, निखिल ने साड़ी को ऊपर से नीचे चेक करते हुए कहा। और बाहर जाने लगा तो माया ने कहा, रुको, अब क्या हुआ? निखिल की सवालिया निगाहें उस पर जा टिकी। थैंक यू, माया ने उसके करीब आकर प्यार से उसके गाल पर किस करके कहा। तो निखिल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बाहर जाने लगा, पर फिर रुककर बोला, सुनो, बाहर जाकर अपनों से बड़ों का आशीर्वाद ले लेना। ओके, आई एम रेडी, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, माया ने जल्दी से नेकलेस पहनते हुए कहा। क्योंकि मेकअप और बाल तो उसने पहले ही बना रखे थे। माया बाहर आकर सबसे अच्छे से मिली। वीना जी के कहने पर माया ने मीठा बनाने की रस्म के लिए हाँ तो कह दिया, पर किचन में पहुंचकर उसका सिर घूमने लगा। उसने तो कभी खुद से पानी भी नहीं लिया था। क्या बनाओगी बेटा? वीना जी ने माया से पूछा। तो माया को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। उसके दिमाग में हलवा यह नाम आया और उसने झट से बोल डाला, हलवा। ठीक है, मैं सारा सामान निकाल देती हूँ। वीना जी ने अगले ही पल हलवा बनाने का सारा सामान उसके आगे रख दिया और कहा, कुछ और चाहिए? नहीं, माया ने एक नज़र सामान पर डालते हुए तुरंत जवाब दे दिया। तभी बाहर से किसी ने बीना जी को आवाज लगाई तो उन्होंने माया से कहा, बेटा तुम शुरुआत करो, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। बीना जी बाहर निकली तो निखिल किचन की तरफ आ ही रहा था, जिसे देखते हुए बीना जी ने कहा, ये सब क्या है गोलू? सब मेहमान है घर पर और तुम अपनी दुल्हन के पीछे पीछे वहीं पहुंच जाते हो जहां भी वो जाती है। बेटा थोड़ा तो लिहाज करो। निखिल, माँ मैं तो बस यह देखने जा रहा था कि वो माया मीठे में क्या बनाने वाली है। निखिल ने कमजोर सा बहाना दिया तो बीना जी ने उसके कान पकड़ते हुए कहा, वो सब देखने के लिए मैं हूं ना, चलो यहाँ से। निखिल माँ के कहने पर वहां से वापस तो हट गया, लेकिन उसका दिमाग किसी बात में उलझा हुआ था कि कहीं मीठे के नाम पर माया पोपट ना कर दे। कुछ देर बाद जब बीना जी वापस किचन में आई तो माया ने चूल्हे पर सिर्फ बर्तन ही रखा था, वो भी गैस ऑन किए बगैर। वो तो सामने पड़े सामान में उलझी हुई थी। उसकी ऐसी सिचुएशन देखकर बीना जी ने साफ तौर पर पूछ लिया, तुम्हें हलवा बनाना आता है ना? नहीं आंटी, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। बीना जी के सवाल पर कुछ देर की खामोशी के बाद माया ने आंखों में नमी लिए जवाब दिया, आंटी नहीं माँ, आज से तुम मुझे माँ कहकर बुलाओगी। मैं हलवा बना देती हूँ, तुम बस कलछी चला देना, रसम हो जाएगी। ठीक है, बीना जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा। तो माया झट से उनके गले लग गई। माया अपनी साड़ी को संभालते हुए ट्रे में हलवे के बाउल लाती दिखी तो निखिल हैरान ही रह गया। उस हलवे की खुशबू सब तरफ फैल गई। सभी ने हलवा खाकर माया को भर भर कर आशीर्वाद दिया और नेक दिए, जबकि निखिल को पहली बार खाते ही एहसास हो गया कि यह हलवा उसकी माँ के हाथों से बना है। आद्या की जब आँख खुली तो आर्यन कमरे में मौजूद नहीं था। कुछ ही देर में आद्या फ्रेश होकर एक सुंदर सी साड़ी पहने आईने के सामने मौजूद थी। आद्या आईने के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। तभी आईने से उसकी नज़र कमरे में आते हुए आर्यन पर पड़ी, जो इस वक्त ब्लैक प्रिंट सैंडो पहने हुए था, जिसमें उसकी फिट बॉडी अच्छी तरह से नुमायां हो रही थी और माथे पर बिखरे बाल उसे दिलकश बना रहे थे। आद्या के हाथ उसे देखते हुए वहीं रुके हुए थे। गुड मॉर्निंग। अरे आप तो इतनी जल्दी रेडी भी हो गई? आर्यन की आवाज़ पर वो अचानक से झेंपसी गई और उसे एहसास हुआ कि वो कैसे आर्यन को एकटक लगाकर देख रही थी। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मुझे आदत है जल्दी उठने की, आद्या ने अटकते हुए कहा।
नाइस, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। ये कहते हुए आर्यन कबर्ड्स में से कपड़े निकालने लगा। तब तक मैं माँ के पास चली जाती हूँ। आद्या ने पूछा तो आर्यन का चेहरा संजीदा हो गया और उसने कहा, एज यू विश। आद्या ने आर्यन के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन को देखा पर को समझ नहीं पाई और चुपचाप रागिनी जी के पास चली गई। उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ी तो उससे पहले ही रागिनी जी ने उसे गले से लगा लिया। मैरी, इनके घर की कुक ने जब आर्यन के आगे गर्मा गर्म छोले पूरी परोसे तो आर्यन हैरान ही रह गया और उसके पलटने से पहले ही गुस्से से चिल्ला उठा, मैरी व्हाट इज दिस। सर, वो ब्रेकफास्ट। मैरी आर्यन के उखड़े मूड को देखकर घबरा गई। आर्यन, यह ब्रेकफास्ट है? ये इतना हैवी, इतना ऑयली, ऐसा ब्रेकफास्ट करता हूँ मैं। उसे मत डांटो। एक्चुअली वो आज रागनी जी वहां आकर कुछ बोलने को हुई तो आर्यन का गुस्सा बढ़ गया और वो गुस्से से बोला, मिसेज मल्होत्रा, आपको कितनी बार कहा है कि आप मेरे मैटर में इंटरफेयर मत किया कीजिए। आप ये हटा दीजिए और इनका रूटीन ब्रेकफास्ट ले आइए। आद्या ने किचन से निकलते हुए मैरी से कहा। आद्या को किचन में से आते देख आर्यन हैरान रह गया, जिसे देखते हुए रागनी जी ने कहा, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रही थी कि आज तुम्हारी वाइफ ने पहली रसोई बनाई है, पर तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो। इट्स ओके, अगर आपको नहीं खाना तो कोई जबरदस्ती नहीं है। ये कहते हुए आद्या की आंखों में नमी उतर आई। कितने प्यार से उसने ब्रेकफास्ट बनाया था। आद्या ये कहकर वहां से जाने लगी तो आर्यन ने जल्दी से उसका हाथ थाम लिया। आद्या के चेहरे पर उदासी देख आर्यन को अपने किए बिहेवियर पर अफसोस होने लगा। आद्या वहां से चली जाती इससे पहले ही आर्यन ने उसका हाथ थामते हुए उसे रोकते हुए कहा, आद्या, आई एम सॉरी। देखिए, मुझे ये रस्मों के बारे में नहीं पता था। जब आपने इतने प्यार से बनाया है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। मैरी, वही ब्रेकफास्ट ले आओ। आर्यन की बातों से आद्या की आंखों की नमी भाप बनकर उड़ गई। मैरी, जिसने अभी अभी वो नाश्ता टेबल से हटाया था, वो फिर से उसे परोसने लगी। आर्यन फिर से टेबल के सामने चेयर पर नाश्ता करने के लिए बैठ गया। उसके बैठने के बाद आद्या और रागनी जी भी नाश्ते के लिए बैठ गईं और मैरी उन्हें सर्व करने लगी। आर्यन के सामने एक बार फिर से वही नाश्ते की प्लेट थी, जिसे देखकर आर्यन ने मन में उस नाश्ते में छिपी कैलोरी और फैट का हिसाब किताब लगाने लगा। जब आद्या ने उसकी तरफ देखा तो उसने मुस्कुराते हुए खाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर रागनी जी और मैरी हैरान हुए जा रही थी, क्योंकि ये पहली बार था जब आर्यन ने अपनी डाइट को लेकर कोई समझौता किया हो। वो तो अपनी डाइट को लेकर ओवर कॉन्शियस था। रागनी जी की नज़र बार बार आर्यन की तरफ जा रही थी और मन ही मन उन्हें खूब हंसी भी आ रही थी। मेरा हो गया, आर्यन ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए जल्दी से वो नाश्ते की प्लेट फिनिश करते हुए कहा तो आद्या एकदम से बोल पड़ी। रुकिए। आर्यन ने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा तो आद्या ने कहा, मैंने मीठे में खीर बनाई है। पहली रसोई में मीठा बनाना तो लाजमी था। आप वो भी खाएंगे ना। आद्या की बात सुनकर आर्यन को एक और झटका लगा, पर फिर भी वो मुस्कुराते हुए आद्या से बोला, हाँ क्यों नहीं। मैरी, मीठा ले आओ। वहीं आर्यन की बात सुनकर मैरी और रागनी जी शॉक्ड हुए जा रही थी। मैरी ने उसके आगे खीर का बाउल रखा तो उसका दिल बोल उठा, ऑयल शुगर मतलब डबल वर्कआउट। यह सोचते हुए उसने खाना शुरू कर दिया। खीर का टेस्ट सच में बहुत लाजवाब था। एक बार शुरू करने के बाद अपनी डाइट की फिगर को पीछे छोड़ वो मजे से उस खीर को एंजॉय करने लगा। सच में आपके हाथों में जादू है आद्या। आर्यन ने उसकी तारीफ की तो आद्या का मन खुशी से गदगद सा हो गया। एक बार फिर अपनी जगह से उठने लगा तो इस बार रागनी जी की आवाज आई, रुको, देखिए, इसके बाद मुझसे और कुछ नहीं खाया जाएगा। उनकी आवाज पर आर्यन तुरंत बोल उठा, जिस पर रागिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, खाना नहीं देना है। क्या देना है? आर्यन ने हैरानी से पूछा। नेक, तुम्हारी वाइफ ने आज पहली रसोई की रस्म की है तो तुम्हारा नेक मतलब कोई गिफ्ट देना तो बनता है। रागिनी जी ने समझाया। क्योंकि मुझे इस रस्म के बारे में नहीं पता था तो मैं आपके लिए फिलहाल कोई गिफ्ट भी नहीं ला पाया। आर्यन ने आद्या से कहा तो आद्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मन से मेरे हाथों का बना खाना खाया और आपको अच्छा लगा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। उसकी बात सुनकर आर्यन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो आद्या की तरफ देखते हुए बोला, सो नाइस ऑफ यू। कुछ ही देर बाद मल्होत्रा हाउस में हलचल सी मची हुई थी।
वजह यह थी कि माया शादी के बाद पहली बार पगफेरे की रस्म के लिए घर आने वाली थी और आर्यन ने उसके आने की खुशी में सारा घर सिर पर उठा लिया था। माया नाश्ते के बाद रिश्तेदारों को विदा करके यहाँ आने वाली थी और शाम तक यहीं रुकने वाली थी, जिसके बाद आद्या उन्हीं के साथ पगफेरे की रस्म के लिए जाकर अगले दिन लौटने वाली थी। इस तरह से दोनों के पगफेरे की रस्म भी हो जानी थी और साथ ही साथ माया और आद्या को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाना था। मैरी, जो मैंने कहा था वो सब कुछ रेडी है ना? आर्यन ने पूछा। तो मैरी ने जल्दी से जवाब दिया, जी सर, सब तैयार है। पीटर, मैंने जो गिफ्ट मंगवाए थे वो सब डिलीवर हो गए? आर्यन ने दूसरे सर्वेंट से पूछा। यस सर, पीटर का जवाब आया। सब अच्छी तरह से पैक कर दिए? आर्यन ने सवाल किया। तो पीटर ने हिचकिचाते हुए कहा, नो सर, नो। व्हाट डू यू मीन नो? आर्यन ने गुस्से से कहा। सर, मैं अभी पैक करता हूँ, पीटर ने मिमियाते हुए कहा। वो फास्ट, मुझे कहीं कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए। ओके सर, ये कहते हुए पीटर ने वहां से जल्दी से निकल गया। आर्यन, स्ट्रेस मत लो, सब अच्छे से हो जाएगा, रागनी जी ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तो आर्यन ने जल्दी से उनका हाथ बेरुखी से हटा दिया और वहां से चला गया। आद्या, जो आर्यन की रागनी जी के प्रति बेरुखी साफ साफ महसूस कर पा रही थी, पर रागनी जी से कुछ पूछ पाना उसे सही नहीं लग रहा था और उसके चेहरे के भाव पढ़ते हुए रागनी जी ने उन्हें खुद ही उससे पूछ लिया, सोच रही हो वो मुझसे इतना उखड़ा हुआ क्यों रहता है? आद्या ने हाँ में गर्दन हिलाई। तो रागनी जी ने कहा, नाराज है मुझसे, मैं उसकी स्टेप माँ हूँ, उसके पापा की दूसरी वाइफ। बस इसी बात को वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तब से कोशिश कर रही हूँ उसकी माँ बन पाने की। ये कहते हुए रागनी जी की आंखें आंसुओं से भर आईं। आद्या ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो अपने आंसू साफ करते हुए मुस्कुरा दी और बोली, देखा तुमने, मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी परवाह करता है और मेरी माया के लिए तो अपनी जान देने को तैयार रहता है। आद्या यह सब सुनकर हैरान थी। उसने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो इसी बारे में सोच ही रही थी कि गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया, जिसका मतलब साफ था कि माया निखिल के साथ पहुंच चुकी थी। आर्यन बेताब सा बाहर की तरफ बढ़ा और माया को सामने देखकर ऐसे गले लगा लिया जैसे वो बरसों बाद माया से मिल रहा हो। मेरी एंजल, साड़ी में कितनी क्यूट लग रही है। आर्यन ने उससे अलग होकर उसे ऊपर से नीचे तक हैरानी से देखते हुए कहा, कैसी हो तुम? अगले ही पल वो संजीदा हो गया था। उसने माया के हाथों को थामते हुए पूछा, आई एम वेरी हैप्पी। आप कैसे हो? माया ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो आर्यन ने कहा, तुम्हें खुश देख लिया, अब मैं भी बहुत खुश हूँ। अरे, हम भी बेकरार हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए। पीछे से रागनी जी की आवाज आई। तो माया भागते हुए उनकी तरफ बढ़ गई और उनके गले लगते हुए बोली, ओ माई स्वीट मम्मा, आई लव यू। आई लव यू टू जान। रागनी जी ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा और फिर उसे हैरानी से देखते हुए कहा, कितनी बदली बदली सी लग रही हो। माया, अच्छी नहीं लग रही? रागनी जी, बहुत प्यारी लग रही हो। आर्यन निखिल से मिला और उसे अंदर ले आया। निखिल ने आगे बढ़कर रागनी जी के पैर छुए तो उन्होंने उसे ऊपर उठाते हुए गले से लगा लिया। भाभी, कैसे हो आप? अपने इस घर में पहला दिन कैसा रहा? आई विश मैं भी यहाँ होती। माया ने आद्या को गले लगाते हुए कहा, हमारी सिचुएशन एक जैसी है। मैं भी चाहती थी कि जब मेरी भाभी घर आए तो मैं जोरों शोरों से उनका स्वागत करूं। आप बताओ, सब कुछ कैसा रहा? आद्या ने प्यार से पूछा। फैंटास्टिक, सभी बहुत स्वीट हैं, खासकर अर्जुन। अर्जुन के होते हुए मुझे कोई तकलीफ कैसे हो सकती है भला? माया ने निखिल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। माया के मुंह से अपने भाई के लिए अर्जुन नाम सुनकर आद्या के चेहरे पर उदासी छा गई। माया चहकती हुई एक बार फिर आर्यन की तरफ बढ़ गई और दोनों एक दूसरे के साथ बातों में उलझ गए। नाराज हो मुझसे? निखिल, जो अब तक आद्या पर नजर टिकाए हुए था, जबकि आद्या ने उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था, आद्या ने पास जाकर कहा, तुम जानते हो ना, अगर मैं चाहूं भी तब भी तुमसे नाराज नहीं रह सकती। यह कहते हुए आद्या की आंखों में नमी आ गई तो निखिल ने उसे गले लगा लिया और कहा, ठीक है ना तू? यह सवाल तो मुझे पूछना चाहिए, ठीक हो ना तुम? आद्या ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैं खुश हूँ आदू। निखिल ने उसके हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कहा, अब तो मैं यही दुआ करूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो। आद्या निखिल के चेहरे पर छाई नकली मुस्कान को समझकर बोली,
माया, ये तुम्हारे पाँव में क्या हुआ है? वो चोट जो साड़ी की वजह से किसी को नजर नहीं आई, वो आर्यन की नजर से नहीं बच पाई और वो फिक्रमंद होते हुए बोल पड़ा। उसकी आवाज पर निखिल और आद्या ने अपनी बातों को विराम देते हुए इस तरफ रुक कर लिया। आद्या ने आंखों ही आंखों में इस बारे में निखिल से सवाल किया, पर इससे पहले निखिल कुछ कह पाता, माया बोल उठी। कुछ नहीं भाई, मुझसे गलती से पानी का जग गिर गया और उसी का कांच मेरे पैर में लग गया। डोंट वरी भाई, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, जरा सी चोट है। वैसे भी जब चोट पर इतने प्यार से कोई मरहम लगाने वाला हो तो चोट भी अच्छी लगने लगती है। माया ने निखिल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। लंच में माया की फेवरेट डिशेज की लाइन लगी हुई थी, जिसे देखकर माया खुशी से भर गई। बेटा, ये आपके लिए आपकी फेवरेट कचौड़ियाँ, आद्या ने बताया था, रागनी जी ने निखिल को परोसते हुए कहा। तो यह देखकर निखिल भी खुश हो गया। उन दोनों की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। माया की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं, जैसे वो महीनों बाद इस घर में लौटी हो। और उसकी बातें सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान लगातार बरकरार थी, खासकर आर्यन के। अपनी बहन को खुश देखकर उसके मन को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ निखिल काफी बेचैन हुआ जा रहा था, क्योंकि जब से वो आया था उसने आद्या और आर्यन के बीच कोई खास बातचीत नहीं देखी थी। उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि उसकी आदू इस शादी में खुश रह पाएगी या उसने कोई गलत फैसला कर लिया है। निखिल आद्या से बात करना चाह रहा था, पर सबके बीच ये पॉसिबल नहीं था। उसे यहाँ से निकलकर अपने घर जाने की जल्दी थी। माया का वहां से एक बार फिर से विदा लेने का वक्त आ पहुंचा था। आर्यन और रागनी जी ने माया के साथ साथ निखिल और बीना जी के लिए भी तोहफे देते हुए उसकी विदायगी की सारी तैयारी कर ली। जहां उनकी बेटी पगफेरे की रस्म के बाद अपने ससुराल वापस जा रही थी, वहीं उनकी बहू पगफेरे की रस्म के लिए उनके साथ अपने मायके जाने वाली थी और आर्यन अगले दिन आद्या को लिवाने के लिए आने वाला था। आद्या अपना पर्स लेने कमरे में आई तो आर्यन भी उसके पीछे चला आया। वो अपना पर्स और कुछ सामान लेते हुए जैसे ही पलटी, आर्यन से जा टकराई। उसे एहसास नहीं था कि आर्यन उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। सॉरी, वो मैंने देखा नहीं, आद्या ने जल्दी से कहा। इट्स ओके, मैं कल आपको लेने आऊँगा, आप तैयार रहिएगा। यह कहते हुए आर्यन ने उसको हल्के से गले लगा लिया तो आद्या की तो जैसे धड़कनें वहीं रुक गईं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।